नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो आप देखिए यहाँ से मैं इसके पिछले जो भी वीडियो डाली हूँ, वो केमिकल चेंजिंग और फिजिकल चेंजिंग का भी वीडियो चल रहा था। तो उसका मतलब 24 तक क्वेश्चन हो गया है। इस पेज तक पिछला जो वीडियो में था 24 तक था और नेक्स्ट जो है वो 25 से मैं आज करवाने वाली हूँ और इसे मैं आज करवा दूँगी क्योंकि ज़्यादा है नहीं इसमें अब क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं इसे आज करवा दूँगी, यहाँ तक है। उसके बाद मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो PYQ है, उसे मैं आज करवा दूँगी। फिर शाम तक इसका भी या फिर कल तक इसका आ जाएगा वीडियो, ठीक है। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन से देख लेते हैं, ठीक है। और पिछला वीडियो आप लोग देखिएगा, उसके बाद फिर समझ में आने लगेगा ये सब। और टाइम बहुत कम है तो मुझे ये जल्दी से कंप्लीट भी करना है। तो चलिए देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन है कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया होता है, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन जो पत्ते से निकलते हैं, कौन सी यहाँ पे क्रिया हो रहा है? विषरण हो रहा है यानी कि डिफ्यूजन हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है कि पराशरण हो रहा है? उपरोक्त में से एक से अधिक कि इसमें से कोई नहीं। ये आपका टीचर में 9th 10th TGT में आया था, ठीक है। तो चलिए विषरण क्या होता है? विषरण ये जो होता है ना, ये आपका ये द्रव और गैस में देखा जाता है, ठीक है। तो ये होता है जैसे कि मान लीजिए कभी लोग परफ्यूम लगाता है, तो क्या होता है उसके कण जो होता है ना वायु के साथ मिल करके, और देखिएगा ये उच्च से निम्न की ओर जाता है, ठीक है। इसका जो फैलने का जो प्रवृत्ति होता है, ये उच्च से निम्न की ओर फैलता है। तो परफ्यूम का जो स्मेल होता है क्या मतलब कोई अगर यूज कर रहा है तो काफ़ी दूर दूर तक उसकी गंधे जाने लगती है। तो ये है ना कि हवा के कण के साथ मिल करके और वो विसर्जन होने लगता है, यानी कि विसरित होने लगता है। तो उसे हम लोग ये विसरण कहते हैं कि ये विसरण की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। अब है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या है? ये पौधे की पत्तियों के अतिरिक्त पानी, यानी कि अगर पानी मतलब पौधे के जो पत्ते होते हैं उसका पानी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वाटर में, यानी कि ये वाष्प में बन करके ये उड़ने लगता है, चला जाता है वाष्प बनकर। तो इसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब यहाँ पे पराशरण यानी कि ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ये केवल द्रव्य या विलयनेशन में देखा जाता है पराशरण का कण, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये अर्धपरागम्य जो होता है ना, अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से गति करता है। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो तो विसरण होगा, ए आंसर, ठीक है। आप सब देख सकते हैं इधर भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका मेरा आंसर, राइट आंसर यहाँ पे ए हुआ, विषम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विषम का पता लगाइए। मतलब कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको सेम चीज़ मिलेगा दो, और जो अलग है उसका हम लोग को पता लगाना है। पहले देखिए फल का पकना, सीमेंट की शेडिंग, कोयले का जलना। हम पहले ही वीडियो में बताया है कि जहाँ पे भी जलन ये सब का जलना ये सब का बात हो तो सीधे वो क्या होता है? केमिकल चेंजिंग होता है। अब है फल का पकना। फल का भी पकना क्या है? केमिकल चेंजिंग है। अब है कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन पहले भी बताए थे, बट फिर से मैं इसे रिपीट कर देती हूँ। फिजिकल जो चेंजिंग होता है ना, कि मान लीजिए आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, जैसे कि आइस है, बर्फ है आपके पास, और बर्फ से आप पानी बना दे रहे हैं। पानी से हम लोग क्या करते हैं? आइस बना देते हैं। तो इसको लेकर ये जो होता है फिजिकल चेंजिंग है, कि मतलब कि फिर से हमें वो चीज़ प्राप्त हो गया। लेकिन रासायनिक जो परिवर्तन होता है ना, ये हमें नहीं मिलता है, ठीक है। दोबारा जैसे आप हम लोग क्या करते हैं? दूध को दही बना देते हैं, दही से हम लोग मक्खन में वो उसको बदलते हैं मथ करके, ठीक है। फिर घी में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये जो सारा चीज़ है एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो हमारे यहाँ फल का पकना, अब पके हुए फल को आप कच्चे तो नहीं कर सकते, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। सीमेंट की शेटिंग, ठीक है, सीमेंट की शेटिंग, ये भी अब मतलब सीमेंट की एक बार जब शेटिंग हो जाती है तो दोबारा फिर पहले की तरफ होगा नहीं। तो ये सब जो है ना वो केमिकल चेंजिंग है। तो इसमें यहाँ पे विषम का पता लगाना था, तो है नहीं कोई ऐसा, तो हमारा आंसर यहाँ पे ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? रासायनिक परिवर्तन की किसकी नहीं है? अनुत्क्रमणीय यहाँ पे होना, ये एक केमिकल चेंजिंग है। नए पदार्थ का बनना, क्योंकि यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन में ना नए पदार्थ ही बनता है। जैसे आप दूध से दही बना ले रहे हैं तो एक नया पदार्थ बना, तो ये आपका केमिकल चेंजिंग है। तो ये तो है दोनों। ऊर्जा में कोई अनिवल परिवर्तन नहीं होना, और ये नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि ऊर्जा में कोई अनिवल परिवर्तन नहीं होना। जब आप रासायनिक परिवर्तन में एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बना रहे हैं, कोई नया पदार्थ बना रहे हैं, तो वहाँ पे रासायनिक में क्या होता है? या तो ऊर्जा का अवशोषण होगा या फिर उसका उत्सर्जन होता है, ठीक है। ऊर्जा का अवशोषण होगा, हाँ अभी हम पढ़े हैं कि ऊर्जा का अवशोषण होता है नया पदार्थ बनाने में, या फिर उसका उत्सर्जन होगा। तो हमारा जो आंसर हो गया ना, इसका सी राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये जो है एक मतलब इस समझिए कि एक स्थिर बता रहा है कि यहाँ पे कि ना तो कुछ परिवर्तन ही नहीं हो रहा है ऊर्जा का। तो ये आंसर आपका, क्योंकि हमें यहाँ बोल रहा है कि कौन सा इसकी विशेषता नहीं है, हमें गलत आंसर है यहाँ पे चूज करना है। तो इसका सही आंसर गलत है, बाकी सब सही आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीकरण, बी है अपचयन, और सी है जलीय विश्लेषण। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना आपका, देखिए टीचर में ये पूछा गया है 2023 में। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है जहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को हटाते हैं। अब है कि अपचयन, रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन मतलब होता है जहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के टाइम में क्या होता है ना कि वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हाइड्रोजन से जुड़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे सी है कि जलीय विश्लेषण क्या है? ये पानी के अणु के टूटने से रासायनिक बंधन बनने लगते हैं, तो जलीय विश्लेषण ये हुआ, ठीक है। तो इसका जो मेरा आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस के ही समय कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हाइड्रोजन से जुड़ करके कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। यहाँ पे रिडक्शन प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान दो सबस्ट्रेट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करके दो प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बनाते हैं। कौन कौन सा उत्पाद? तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा जो है विस्थापन प्रतिक्रिया देता है? देखिए विस्थापन प्रतिक्रिया के बारे में भी पहले समझा चुके हैं कि ये विस्थापन जो प्रतिक्रिया होता है ना, रिएक्टिविटी जो स्टेज होता है, आपको क्लास 10th में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ने के लिए है। तो वहाँ पे हमें देखना होता है कि कौन सा जो एलिमेंट्स है, कौन सा धातु है ज़्यादा रिएक्ट करता है, ठीक है।
अगर आप लोग को पता नहीं होगा तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ला दूँगी रिएक्टिविटी स्टेज का, जिससे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखना है विस्थापन प्रतिक्रिया में क्या होता है कि जो ज़्यादा जो अपक्रियाशील धातु होता है वो अपने से कम अपक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है और उसकी जगह खुद बना लेता है। अब यहाँ पे AgNO3 है यानी कि सिल्वर नाइट्रेट है, तो यहाँ पे कॉपर धातु है। अब कॉपर धातु AgNO3 को क्या करेगा, कॉपर जो है Ag से यानी कि सिल्वर से ज़्यादा है अपक्रियाशील, तो कॉपर यहाँ पे हटा देगा और कॉपर नाइट्रेट बना देगा। ठीक है, तो ये तो देगा। अब यहाँ NaCl विलयन और कॉपर धातु, तो यहाँ पे सोडियम है, नहीं ये कोई रिएक्शन नहीं देगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि सोडियम जो होता है ना काफी अपक्रियाशील धातु है। ये कॉपर को, यहाँ कॉपर इसको कुछ नहीं कर पाएगा, तो कोई अपक्रिया ही नहीं होगा। FeSO4 और विलयन और कॉपर सिल्वर धातु है, ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए आयरन जो होता है ना वो ज्यादा अपक्रियाशील है कॉपर से। अब है MgCl2 विलयन और एल्युमिनियम धातु, यहाँ क्या होगा, अब मैग्नीशियम है और ये एल्युमिनियम है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ अपक्रिया मैग्नीशियम जो होता है ना वो कोई कम अपक्रिया देगा। ठीक है, यहाँ पे एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम से ज्यादा अपक्रियाशील है मैग्नीशियम, तो यहाँ पे कोई अपक्रिया नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना ए होगा इसका। आप तो देख सकते हैं, वैसे मैं अलग से इसका रिएक्टिविटी से ला दूंगी और ये आपका 70 पेज में पूछा गया। नेक्स्ट देखते हैं अभी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको क्या कहा जाता है। अब हमें वो जहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या घट रही है, हाइड्रोजन के ज्यादा हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। पहले ही समझाएं कि रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन घटता है। अब है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ेगा हाइड्रोजन हटेगा। अब है उपचय अपक्रिया, इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पे अपचयन और उपचयन दोनों का क्रिया का भाग लेता है उसे रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित विकल्पों में किसी एक विकल्प में सामग्रियों को उनके कणों के बीच के आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, सही विकल्प को चुनना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमें मतलब किसके बीच आकर्षण ज्यादा हो रहा है उसके अनुसार हमें चूज करना है ऑप्शन से। तो हाइड्रोजन गैस, पानी और लौह धातु। तो देखिए हाइड्रोजन जो गैस है ना ये गैस है, गैस के रूप में। पानी क्या है आपका लिक्विड में है। लोहा क्या होता है, एक सॉलिड। तो हम तो यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस में थोड़ा जो होता है ना आकर्षण कम होता है, लिक्विड में उससे ज्यादा होता है थोड़ा, और सबसे ज्यादा सॉलिड में आकर्षण होता है। तो हमें यहाँ पे तो आंसर मिल चुका है, बट और भी ऑप्शन देख लेते हैं। अब वायु है, नमक है, रस है। वायु एक गैस है, नमक एक सॉलिड है, फिर यहाँ पे लिक्विड दे दिया तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि गैस से फिर सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, ये तो गलत हो जाएगा। फिर उसी तरह सॉलिड पहले दे दिया तो ये तो हमारा दोनों ऐसे ही हट गया है। हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस प्रक्रिया की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, किया जा सकता है। पहला एंटीपायरेटिक, बी एंटीसेप्टिक, सी एंटी एलर्जिक और उपयुक्त में से कोई एक से अधिक और फिर कोई भी नहीं है। तो हमारा जो यहाँ पे देख लीजिए एंटीपायरेटिक क्या होता है, एक बुखार कम करने वाली दवा होता है एंटीपायरेटिक, और इसमें भी मिलाया ही जाता है इथाइल अल्कोहल। ये जैसे आपका पैरासीटामोल जो होता है ना ये सब एंटीपायरेटिक है। एंटीसेप्टिक क्या होता है, कीटाणुओं को मारने वाला होता है, नष्ट करने वाला होता है, ठीक है, घाव वैसा पे भी लगाने वाला होता है। फिर यहाँ एंटी एलर्जिक है, जो कि सर्दी जुकाम ये समय एलर्जी जिससे हो जाता है तो उसके लिए है। तो ये सारी चीज़ में आपका इथाइल अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ना वो डी हो जाएगा। आपका टियर 3 में पूछा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है। हमें यहाँ पे सॉलिड की विशेषता देखना है। पहला अणु बारीकी से पैक किए जाते हैं, मतलब पैक किए गए हैं बिल्कुल। ये अणु जिसके होते हैं ना काफी बारीकी से रहते हैं, और ये सॉलिड की विशेषता बताता है आसानी से बहने की क्षमता। तो आसानी से बहने की क्षमता तो लिक्विड में होता है, सॉलिड कभी बह ही नहीं सकता है। तो ये जो है एक सॉलिड की विशेषता है नहीं, तो हमारा आंसर तो मिल चुका है। एंड सी आंसर देखते हैं। निश्चित आकार सॉलिड में होता है। जैसे आप कुछ भी ले लो, टेबल वगैरह ले लो, कोई भी शेप ले लो, तो जो सॉलिड है उसका जो शेप रहेगा तो निश्चित रहेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी होता क्या है। ऊष्माक्षेपी जहाँ होता है ना, जिसे ऊष्मा को निकालना, हीट रिलीज करता है, ठीक है। और ऊष्माशोषी का मतलब होता है जहाँ पे ऊष्मा को ऑब्जर्व करता है, यानी कि अवशोषण होता है, तो उसे हम लोग ऊष्माशोषी कहते हैं। तो पानी का वाष्पीकरण एक ऊष्माशोषी है, ऊष्मा का अवशोषित करके वो भाप में बदलता है। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये ऊष्माशोषी का हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, अब यहाँ पे हाँ H2SO4 जो एसिड है ना उसमें से हीट निकलता है, तो ये हमारा आंसर है। बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, यहाँ पे भी हीट निकलता है, तो ये हमारा दोनों जो है एक ऊष्माक्षेपी का है। नेक्स्ट देखते हैं कपूर, यानी कि क्रिस्टल का उध्रुवपातन। कपूर जो होता है उध्रुवपातन होता है, ये सॉलिड से सीधे गैस में परिवर्तित होता है। तो सॉलिड से गैस में कैसे परिवर्तित होता है, ये जो है ना हीट को ऑब्जर्व करता है और इसी की वजह से ऊष्मा को अवशोषण करके शोष करके गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2 और 3 यहाँ पे राइट आंसर है। यह प्रश्न टीवी में पूछा गया है, 2024 में ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन गैस के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। गैसों के द्रवीकरण के लिए मतलब कि गैस को हमें द्रव में लाना है, ठीक है। तो कम तापमान और उच्च दाब, कम तापमान और कम दाब, उच्च तापमान और उच्च दाब, उच्च तापमान और कम दाब। तो देखिए हमें जब गैस से द्रव में लाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले टेम्परेचर को कम करेंगे और प्रेशर ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे गैस से द्रव में आएगा कम तापमान और कम दाब। यहाँ पे तो कम तापमान और कम दाब में होगा ही नहीं। उच्च तापमान, अब यहाँ पे टेम्परेचर ऊंच है और दाब भी ऊंच है, तो अणु जो है बहुत तेजी से गति करेगा, तो ये भी नहीं होगा। उच्च तापमान और कम दाब ये तो हम लोग गैस में करते हैं, जब हमें लिक्विड से गैस में परिवर्तित करना होता है। तो चलिए हम इसका देख लेते हैं। अगर मान लीजिए सॉलिड है, ठीक है, इससे सॉलिड, एल से लिक्विड, जी से गैस समझ लीजिएगा। तो जब हमें सॉलिड से लिक्विड में कुछ लाना होता है तो क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को, यहाँ पे हीट को जो होता है ना वो बढ़ाते हैं, ठीक है। ये देखिए हीट को हम बढ़ाते हैं, उष्मा यानी कि तापमान हम ज़्यादा देते हैं और दाब यहाँ पे कम देते हैं। जब हमें लिक्विड से गैस में लाना हो तो मतलब द्रव्य से हमें गैस में लाना है तो क्या होगा, यहाँ पे भी हीट ज़्यादा होगा, यानी कि तापमान ज़्यादा होगा और प्रेशर कम होगा। अब हमें गैस से लिक्विड में लाना है तो देखिए टेम्परेचर कम और दाब ज़्यादा,
लिक्विड से सॉलिड मिलाना है तो टेम्परेचर यहाँ पे कम यानी कि तापमान कम करेंगे तभी तो होगा, और दाब ज़्यादा तो यहाँ पे वही हो जाएगा, टेम्परेचर कम और उच्च दाब लाएंगे तो हमें गैस से द्रव में मिल जाएगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे ए हो गया है। और नेक्स्ट देख लीजिए, ये आपका लास्ट है इसका, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? यहाँ पे शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल और एल्युमिनियम सल्फेट है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बाइकार्बोनेट विलयन है, कि शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट विलयन है। तो हमारा आंसर जो होगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन होगा, ठीक है। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट जो है ना, ये भी तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन ये क्या करता है ना कि यहाँ पे यूज नहीं होता है, और यहाँ पे जो होता है बहुत तेजी से CO2 निकलता है और बाइकार्बोनेट फिल्म बनाता है। ये इसका देख लेते हैं विश्लेषण। सोडा अम्ल अग्निशामक में प्रमुख घटक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं वो विलयन है, या एक घरेलू अग्निशामक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये आपका जो है ना फिजिकल चेंजिंग और केमिकल चेंजिंग का क्वेश्चन PYQ से आज खत्म हो गया है। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएगा, ठीक है। तो हम इसका लाने वाले हैं, तो ये आपका नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, लाइक। तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। हाँ, बाय बाय।